नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साइकोलॉजी की तैयारी जो अंतिम ये 30-40 दिन बचे हैं अपने पास में, इसमें कैसे करनी है। स्ट्रेटेजी को समझेंगे, एक एक टॉपिक में से किस चीज पे वेटेज ज्यादा देना है, किस पे कम देना है, कहाँ से प्रश्न ज्यादा बनते हैं, उनको कैसे पढ़ना है, ताकि एक महीने में ही हम इसे अच्छे से कवर कर सकें। यदि एसएसटी वाले विद्यार्थी हैं और साइंस मैथ्स वाले विद्यार्थी हैं तो उनके 60 नंबर को छोड़कर बाकी जो 90 नंबर होते हैं उन पे भी फोकस करना जरूरी है। जैसे आपके दो तो हो गई लैंग्वेज के 30 और 30 हो गए आपके साइकोलॉजी के। यदि यहाँ पे आप अच्छी सी मार्किंग कर लेते हो तो आपके पास में फिर सब्जेक्ट में आपके पास दबाव कम रहता है, फिर आपके आराम से पात्रता निकल जाएगी। तो यदि साथियों बात करें, अपन समय को ज्यादा व्यर्थ नहीं करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। यदि बात करें कि साइकोलॉजी में सर क्या स्कोर लेकर चले कि हमारे बाकी जो है और भी सब्जेक्ट के साथ में अच्छा सा कॉम्बिनेशन बैठ जाए और हमारी रीड पात्रता बहुत अच्छे से निकल के और हम आराम से 110, 15, 120 नंबर तक गेन कर लें। तो साथियों आप एक टारगेट लेकर चलें कि आपको साइकोलॉजी के अंदर 25 प्लस तय करने हैं। ठीक है, 25 प्लस तय करने हैं कैसे भी करके। तो अब उसके लिए एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए, तब जाकर ये क्लियर हो सकेगा। एक एक चीज को मैं व्यवस्थित बताऊंगा, फिर आप अपने हिसाब से इसके अंदर और देख लेना, क्योंकि आप लोग भी अब अनुभव ले चुके हो एक बार रेट देकर, तो आप लोगों को भी अनुभव है, फिर भी अपन समझते हैं इस चीज को। सबसे पहली बात करें साथियों, सबसे पहली और दूसरी जो यूनिट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी के अंदर। वैसे देखें तो पूरा सिलेबस देखो पढ़ना होता है, लेकिन फिर भी जब समय कम होता है तो किस तरीके से इसको बेहतर तरीके से पढ़ें वो चीज अपन इसमें देखेंगे। तो देखो सबसे पहली जो बात है साथियों, बाल विकास। ठीक है, अब परिभाषाओं की बात करें तो बाल विकास में से परिभाषाएं सबसे ज्यादा पूछी जाती है। यदि पूरी साइकोलॉजी के अंदर देखें तो सबसे ज्यादा परिभाषाएं जो महत्वपूर्ण है वो बाल विकास वाली महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, तीनों से अलग अलग परिभाषाएं पूछी जाती है। और परिभाषाओं में दो दो तीन तीन शब्दों का ही ध्यान रखना है। पिछली जब रीट हुई थी तब मैंने इसके शॉर्ट वीडियो बनाए थे, बिल्कुल ट्रिक्स पे आधारित, हाथों हाथ परिभाषाएं याद करवाई थी। वे वीडियो अभी भी चैनल पे हैं, आप सर्च करके देख सकते हो, आराम से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि पुराने वीडियो है थोड़े से, तो वहां जाके आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वहां से आपको देखोगे तो आपके परिभाषाएं वापस देखने का काम नहीं है। जो लंबी चौड़ी भीमकाय परिभाषाएं वो बिल्कुल शॉर्ट में आपके याद हो जाएगी। ठीक है, तो वहां पे ये आप परिभाषाओं को सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कि पूरी साइकोलॉजी में इसकी परिभाषाएं या बाल विकास वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें साथियों एक बिल्कुल सरल है, वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास को तुलनात्मक रूप से पढ़ना है आपको, क्योंकि इसके प्रश्न भी तुलनात्मक रूप से पूछे जाते हैं और ये कंफ्यूजन भी इन दोनों के बीच में ही होता है, वृद्धि और विकास के बीच में कंफ्यूजन होता है। तो ठीक है, वृद्धि और विकास के सिद्धांत ये आपको पढ़ लेना अच्छी तरीके से। ये देखो इसमें सारी बात आ गई, फिर प्रभावित करने वाले कारक, और यहाँ पे फिर वापस तुलनात्मक चलेंगे, वंश क्रम और वातावरण। और ये दोनों जो है साथियों, ये दोनों जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है वापस इसके अंदर। तो एक तो देखो इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो है वो परिभाषाएं है, फिर मोस्ट इंपोर्टेंट है वंश क्रम और वातावरण। बहुत प्रश्न बनते हैं और आगे भी बनेंगे, ठीक है ना। तीसरी जो बात है वो है वृद्धि और विकास के अंदर तुलनात्मक रूप से आपको पढ़ना है। ठीक है, अब इसी में ये चीज मैंने वापस यहाँ मेंशन कर रखी है, ये मैं पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। ठीक है, तो परिभाषाएं अति महत्वपूर्ण है। वृद्धि विकास में अंतर तुलनात्मक पढ़ना है। ठीक है, वंशानुक्रम के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। विभिन्न अवस्थाओं के उपनाम, अब उपनाम में भी ये जो टॉपिक है साथियों, ये आपको तुलनात्मक पढ़ना है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। वैसे मैं साइकोलॉजी की 2-4 क्लासें देने वाला हूं आपको क्रैश कोर्स के अंदर ही, उसके अंदर मैं ये वाली क्लास भी देने वाला हूं तुलनात्मक रूप से। आपको ज्यादा जहां तक संभव होगा तुलनात्मक रूप से ये बता दूंगा। ठीक है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैं देने की कोशिश करूंगा। हालांकि कल से अपने हिस्ट्री शुरू हो जाएगी एसएसटी वालों के, एक यूनिट तो आपकी विश्व वाली 5 क्लास के अंदर आपको पूरी करवा दी। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको विभिन्न अवस्थाओं के उपनाम ये अच्छी तरीके से याद कर लें। विभिन्न अवस्थाओं से मतलब क्या है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनके उपनाम पूछे जाते हैं। खेल की एज कौन सी है, खिलौनों की एज कौन सी है ना, ये सारी चीजें पूछी जाती है। ठीक है, तो ये याद कर लेना अच्छी तरीके से। विकास की अवस्थाओं की संख्या याद कर लेना। ठीक है, और इसमें इसके अंदर फिर वापस आ जाता है आपके संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, जीन पियाजे वाला, जिसकी 4 अवस्थाएं हैं और बिल्कुल आसानी से मैंने इन सब पे वीडियो बना रखे हैं। साइकोलॉजी के बहुत सारे वीडियो बनाकर शॉर्ट एकदम व्यवस्थित तरीके से समझा रखे हैं, तो वो आपके काफी हेल्पफुल होंगे।
उन्हें भी अब देख सकते हो, वो सदाबहार है, साइकोलॉजी में कुछ ज्यादा बदलता नहीं है, ठीक है ना। तो वो सदाबहार है, उनको देख के आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। तो ये देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि इस यूनिट में से जितना हो सके तुलनात्मक अध्ययन करना। आप पहले पहले शैशवावस्था याद करने बैठे हो मान लो, फिर बाल्यावस्था याद करने बैठे हो, फिर शैशवावस्था, तीनों अलग अलग याद करोगे, फिर बार बार पलट के देखना पड़ेगा। कोशिश करो कि तुलनात्मक पढ़ा जाए, इसको एक ही पेज पे तुलनात्मक रूप से पढ़ा जाए कि हाँ ये शैशवावस्था में, ये बाल्यावस्था में, ये किशोरावस्था में। तो वहां से बहुत जल्दी से क्लियर हो जाएगी और अच्छी तरीके से याद भी रहेगी, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये पहले यूनिट का यहाँ पे आपको इस तरीके से अध्ययन करना है। दूसरी यूनिट अधिगम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली और दूसरी इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है ना। तो अधिगम में देखो, प्रभावित करने वाले कारक, स्थानांतरण और वक्र। अब कारक जो है आसानी से याद हो जाते हैं, प्रभावित करने वाले, और ज्यादा पूछे नहीं जाते वैसे, मतलब 10-15 मिनट में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, समझ सकते हो। एक बार समझ में आ गए तो बार बार नोट लेने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको परेशान करते हैं वो है आपके स्थानांतरण और वक्र। अब वक्र में मैंने देखा है 70% बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, नतोदर उन्नतोदर में कंफ्यूज रहते हैं, इतने कंफ्यूज है कि उनको सही बता देते हैं ना, तब भी वो जिद करने लगते हैं, नहीं सर हमने ये पढ़ा है, जबकि ट्रिक के साथ में सही बताया गया है, ऑथेंटिक सोर्स से बताया गया है। लेकिन देखो बिताने माता अपड़ा कोई बैक ऑन, तो हम भी फिर बहस करनी छोड़ देते हैं कि क्या मतलब, जब इनको मानना नहीं है। वैसे सही चीज बता रखी है और ट्रिक से बताई थी कि नतो धन नतोदर धनात्मक है, ये इस तरीके से याद करना है। लेकिन अब किसी को जिद ही करनी है कि नहीं हमने तो ये है, तो फिर भाई वो मान लो, आपको जो उचित लगे वो मान लो, और तो क्या कर सकते हैं। तो ये इनमें कंफ्यूजन होता है आपके। तो ये जो है वो, अब इसमें जो है ना विद्यार्थियों की भी गलती नहीं होती, क्यों, उन्होंने किसी किताब में वही पढ़ रखा है, तो उनके दिमाग में तो वही सही है। अब मैं कितना ही सही बता दूं कि नहीं भैया ये सही है, तो वो मानेंगे थोड़ी कि हमने ये पढ़ा है, आप तो गलत बता रहे हो। तो कोई बात नहीं, चलिए हम गलत बता रहे हैं, आप सही मान लीजिए, ठीक है। वक्र हो गया। इसके बाद में जो सिद्धांत में ध्यान रखना है, एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है थॉर्नडाइक, ठीक है। थॉर्नडाइक हो गया, पावलो, स्किनर और गेस्टाल्टवाद, ठीक है ना, गेस्टाल्टवाद हो गया आपके। थॉर्नडाइक, पावलो, स्किनर और गेस्टाल्टवाद, ये जो है 4 अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी सिद्धांत बहुत सारे, इनके अलावा भी बहुत सारे, लेकिन प्रश्न यहां से ज्यादा बनते हैं। इनमें भी आपको क्या याद रखना है, इनके जो एक तो उपनाम है, ठीक है ना, इनके उपनाम याद रखना है। थॉर्नडाइक वाले, पावलो वाले सब वीडियो बना रखे मैंने, ठीक है, कि शास्त्रीय अनुबंधन कौन सा है, पुरातन कौन सा है, तो ये उपनाम याद रखना है कि ये पावलोव के है, ठीक है, इस तरीके से। और इनमें क्या याद रखना है आपको, एक तो उपनाम याद रखने हैं, और इनके साथ साथ आपको याद रखने हैं, ज्यादा से ज्यादा देखने हैं इनके उदाहरण, जिसमें उदाहरण साथियों सबसे ज्यादा यदि पूछे जाते हैं ना, तो वो पावलोव वाले अनुबंधन के पूछे जाते हैं। ये भी ध्यान रखना, एक एक चीज, ये मतलब एक अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूं कि मोस्ट ऑफ, यदि देख लेना आप पुराने पेपर उठा के, आपको ये बिल्कुल इसमें आपको लगेगा कि हाँ यही सार है। तो उदाहरण बहुत पूछे जाते हैं। और थॉर्नडाइक यदि पढ़ते हो तो उसमें मुख्य और गौण नियम ये याद रखना है, ठीक है। अब इनकी भी ट्रिक बताई थी, प्रतत व्यासम मुख्य नियम है, बहुमान असमान साहचर्य ये गौण नियम है, कंफ्यूजन का नाम खत्म। फिर एक बार आपको समझना ही है और ये याद है तो बस ये क्लियर है। थॉर्नडाइक पूरा पढ़ा रखा है, ठीक है ना। स्किनर, उदाहरण देख के जाना बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, उदाहरण सबके याद करने हैं। गेस्टाल्टवाद में आपको इसका अर्थ से प्रश्न बहुत बनता है। देखो यहाँ कहीं भी मैंने अर्थ से नहीं बताया ऊपर, लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूं इसके अर्थ से बहुत प्रश्न बनता है, समग्र वाला, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, साथ में प्रवर्तक अच्छे से याद रख लेने। और इनमें क्या पूछे जाते हैं, इनमें ये अधिगम के जो सिद्धांत पूछे जाते हैं साथियों, इनमें जानवरों के नाम पूछ लिए जाते हैं कि बिल्ली पे किसने प्रयोग किया, चूहे पे किसने किया, चिंपांजी पे किसने किया, सुल्तान किसका था, ये सारी चीजें पूछ ली जाती है। तो जब तक हम लापरवाही करते हैं तब तक हमारे ध्यान में नहीं आता, लेकिन ये सामान्य चीज है, जानवरों के नाम वगैरह सामान्य है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो सिद्धांत और उनके प्रवर्तक याद कर लेने, जानवरों के नाम याद कर लेने, और इस पे जो प्रश्न बनते हैं यहाँ पे वो समझ पे आधारित ज्यादा बनते हैं। अधिगम में से समझ पे आधारित कहने का मतलब है उदाहरण से पूछे जाएंगे, ठीक है ना, उदाहरण से प्रश्न काफी सारे पूछ सकते हैं। और सबसे ज्यादा उदाहरण से प्रश्न बनते हैं आपके शास्त्रीय अनुबंधन से लेके पावलोव वाले सिद्धांत से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और पावलोव में तो वैसे भी आपके उद्दीपन अनुक्रिया वगैरह खूब सारे प्रश्न उसमें बनते हैं, ठीक है ना। तो पावलोव, विशेष रूप से पावलोव और थॉर्नडाइक, इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। अब बात करते हैं साथियों चिंतन व अधिगम। ये यूनिट ऐसी है जिसमें से प्रश्न कम बनते हैं चिंतन में से,
ठीक है ना। अब सारी अभी सारी आप ऐसे याद कर लेना व्यवस्थित, लेकिन इनमें से सामान्य प्रश्न बनते हैं और प्रश्न कम बनते हैं। मैं मान के चलता हूं, हालांकि अलग देखो हो सकता है कि ज्यादा भी आए, लेकिन मैं मेरी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। मैं मान के चलता हूं कि यहां से एक सवाल आपके एक आध सवाल आ सकता है, तो यहाँ पे जो है आप इसके चिंतन के भेद अच्छी तरीके से याद कर लेना, बाकी यहां से सवाल बनते हैं कम, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों अभिप्रेरणा की। अब देखो अभिप्रेरणा की बात करते हैं। अभिप्रेरणा में एक तो अभिप्रेरणा का चक्र आपको याद कर लेना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, MNDI मंडी वाला, ठीक है ना, वो फॉर्मूला लगता है। अभिप्रेरणा का चक्र जरूर याद कर ले। और प्रेरकों का वर्गीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यदि इसमें है कुछ अभिप्रेरणा के अंदर, तो वो है प्रेरकों का, जो प्रेरक होते हैं उनका वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, जन्मजात वगैरह वो सब, ठीक है ना। तो ये वर्गीकरण से बहुत सवाल देखने को मिलते हैं। ये मान लो कि आप अभिप्रेरणा के अंदर कुछ भी पढ़ने का आपके पास में समय नहीं है, लेकिन फिर भी आपको प्रेरक जरूर पढ़ने हैं, ठीक है ना। उत्प्रेरक ये जो है ये जरूर पढ़ लेना है, ये अति महत्वपूर्ण है। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के प्रवर्तक, यदि पूरे सिद्धांत याद नहीं रख पाते हो तो प्रवर्तक जरूर याद रख लेना, ठीक है। और मान लो अभिप्रेरणा में कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हो, तो एक तो अभिप्रेरणा चक्र और एक प्रेरक, ये दो चीजें, ठीक है। कई जने क्या करते हैं, सिर्फ PDF देखेंगे बाद में कि क्या लिखा है। जब तक आप इसको समझते नहीं हो ना, तो ये ऐसे तो PDF तो बहुत मिलती है, फेसबुक पे सर्च करो खूब सारी मिल जाएगी, ठीक है, गूगल पे सर्च करो खूब सारी मिल जाएगी, लेकिन समझना है इसको कि यहाँ पे अभिप्रेरणा के अंदर एक तो यदि समय नहीं मिलता है तो, ठीक है, यदि समय नहीं मिलता है तो प्रेरक जरूर पढ़ना और इसका चक्र जरूर पढ़ना। फिर आप याद रखोगे कि वास्तव में ये चीजें, ये यहां से सवाल बनते हैं और सर बता रहे थे वो सही बात है। चलिए फिर बात करते हैं साथियों व्यक्तित्व की। परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक आध आ सकती है, परिभाषाएं सबसे ज्यादा पूछी जाती है आपके बाल विकास से संबंधित, ठीक है। प्रभावित करने वाले कारक ये इंपॉर्टेंट है इसमें, और इसमें ज्यादा लोड भी नहीं लेना है, इसमें आसानी से याद हो जाते हैं, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक याद हो जाते हैं। इसका भी एक शाब्दिक अर्थ है ना, आप वो शाब्दिक अर्थ इसका जरूर देख के जाना, पर्सोना वाला व्यक्ति है ना, पर्सनैलिटी से, तो इसका भी शाब्दिक अर्थ जरूर देखें। विभिन्न वर्गीकरण महत्वपूर्ण है, यहाँ पे ये जो लाइन है साथियों, ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो विभिन्न वर्गीकरण है, क्रेसमर के अनुसार, शेल्डन के अनुसार, हिपोक्रेटस के अनुसार, ये सारे पूछे जाते हैं इसमें से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरी यूनिट में से, ठीक है। तो इसको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉयड का वर्गीकरण। इन वर्गीकरण में से भी फ्रॉयड का ईड, ईगो, सुपर ईगो वाला, और उसमें भी तुलनात्मक, ठीक है ना, ईड, ईगो, सुपर ईगो को तुलनात्मक पढ़ना। और तुलना किससे करना, तुलना करना शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से। लगभग 80% चीज क्लियर हो जाएगी आपके, बाकी 20% आपको इनकी याद करनी है, ठीक है ना। इदम अहम परा अहम वाले बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हल्के में नहीं ले सकते। तो यहाँ व्यक्तित्व में सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों, एक तो आपके ये आगे, एक ये, ठीक है। फिर आते हैं व्यक्तित्व मापन की ओर। तो इसके वर्गीकरण की विधियां आ जाएगी, जिसमें प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी, यानी कि वो जो सारणी है, वो जो फ्लो चार्ट है, उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है ना। प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी विधियां पढ़ लेनी है और पहचान आवश्यक, ठीक है। चलिए कार्ड की संख्या, अब इन विधियों में भी क्या है कि उन कार्ड की संख्या पूछ ली जाती है, किसमें 30 है, किसमें 31 है, ये पूछ ली जाती है, ठीक है। उनके प्रवर्तक और सन, यदि साथियों देखा जाए ना, व्यक्तित्व आपके मात्र 3 से 4 घंटे का टॉपिक है, 3 से 4 घंटे आप व्यवस्थित पढ़ लेते हो तो व्यक्तित्व आपके बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। और अपने टेस्ट सीरीज में आपको बहुत बेहतरीन सवाल सारे के सारे, और लगभग जो है पुराने जितने भी कवर हो रहे हैं सब कवर करवाए गए हैं, और बेहतरीन सवालों के साथ में अभ्यास करवाया जा रहा है। उसके अंदर भी कल आपके सामाजिक और हिंदी की शिक्षण विधियां दे दी गई है, और टेलीग्राम पे आपको समय समय पर अपडेट दे दी जाती है, यदि कोई चेंजेस होने वाला होता है तो वो सारी, यदि कहीं छूट भी देते हैं, तो यदि किसी का शुल्क बढ़ना होता है तो वो सारी, जैसे कि कल भी सूचना दे दी थी, तो काफी सारे विद्यार्थी ले रहे हैं, क्योंकि 15 तारीख के बाद हमें शायद, पूरा फिक्स नहीं कर रहा हूँ, शायद, क्योंकि सर्वर मेंटेनेंस कितना आता है, हम सर्वर अपग्रेड करना पड़ रहा है अभी, तो क्योंकि हमने लागत मूल्य में ही करवाई है पूरी, तो जैसे सर्वर अपग्रेड करवाते हैं तो साथियों सर्वर लाखों में जाता है, तो उसके बाद में कितना आता है, तो कोई नॉर्मल चार्ज बढ़ाना भी पड़ सकता है, यदि जरूरत महसूस नहीं हुई तो नहीं भी बढ़ाएंगे, लेकिन 15 तक तो वो का वही रहना है, बढ़ेगा तो 15 के बाद बढ़ाएंगे। तो इसीलिए विद्यार्थियों को कहा था जिनको ज्वाइन करना है 15 तक आराम से ज्वाइन कर लो,
चाहे टेस्ट बाद में दोगे तो भी वो जुड़ी हुई रहेगी, तो अतिरिक्त शुल्क आपके लगने वाला नहीं है। तो ये बताई थी जितनी भी रीट की और वगैरह सब चल रही है, सिर्फ लागत मूल्य में भरपूर टेस्ट और भरपूर प्रश्न देकर जीजीडी की पूरी टीम अपने पूरे समर्पण के साथ में अभ्यास करवा रही है, और बेहतरीन अभ्यास, ठीक है ना। अब जैसे आज ही एक सवाल आया सामने, भेजा मुझे टेक्निकल टीम ने कि सर ये एक विद्यार्थी का है, उसमें कहा कि सर अकबर ने टकसाल का अधिकारी जो है अबू समद को बनाया था, और आपकी टेस्ट सीरीज में दे रखा है दसवंत, तो सही कौन सा है, जबकि अबू समद ऑप्शन में ही नहीं है। जबकि अब टेस्ट सीरीज की गुणवत्ता देखो, दसवंत सामान्य तो पढ़ते नहीं विद्यार्थी, लेकिन दसवंत को पहले टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया था और ऑप्शन के अंदर अबू समद है ही नहीं, सही कौन सा उत्तर हुआ, दसवंत। ऐसे में क्या हुआ, विद्यार्थी कंफ्यूज तो होते ही है कि सर ये तो गलत दे रखा है। गलत नहीं है, आपने पढ़ा सीमित है, आपने दायरा बढ़ाया नहीं और आपने बढ़ाने की कोशिश भी नहीं की। यदि थोड़ी सी हाथ पैर मारते तो पूछना नहीं पड़ता और आपको टेस्ट सीरीज की गुणवत्ता पता चलती कि हाँ गुणवत्ता क्या है। ऐसा कैसे, राज्यपाल वाले एक सवाल पे कल और आया था कि 200 में ये दे रखा है, 201 में ये, फिर उसको जब बताया कि ये है, तब उसने वास्तव में माना इस चीज को कि सर आपने फिर इतना शुल्क कम क्यों कर रखा है, हम तो इसको मतलब उस तरीके से देखते ही नहीं। फिर भाई आप लोग नहीं देखो उसका तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो कार्य करने की जो प्रणाली है वो यही है। अतिरिक्त शुल्क लेके भी कोई 9 की 13 हम करने वाले नहीं है, वैसे सब जने कर रहे हैं, वैसे हम भी कर लेंगे, तो उसमें क्या बड़ी बात हो जाएगी। भाई सभी जने पेड कोर्स में पढ़ा रहे हैं ना, तो मैं भी पढ़ा दूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन ये करने से मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है कि मैं विद्यार्थियों के लिए वास्तव में जो चाहता हूं वो कर रहा हूं और विद्यार्थियों का प्रेम है। चलिए साथियों, बीच में थोड़ी सी बात हो गई, लेकिन अपन आते हैं वापस इस पे। तो कार्ड की संख्या और ये 3-4 घंटे यदि समय सेट हुआ, मैं एक क्लास इस पे व्यक्तित्व पे दे दूंगा आपके, एक ही क्लास में इसका पूरा कल्याण कर देंगे। देखो मैं कह तो देता हूं लेकिन समय बहुत मुश्किल से सेट हो पाता है। तो एसएसटी का अभी जैसे चल रहा है, साइकोलॉजी की भी 2-4 क्लासें देंगे ताकि साइंस वालों के और इनके सबके फायदा हो जाएगा, L1 वालों के और सबके हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप साथियों ध्यान रखना, इस तरीके से पढ़ना है। और अब और अपन देखते हैं, चलिए बुद्धि, ठीक है। बुद्धि के अंदर देखो क्या चीजें ध्यान रखनी है। बुद्धि के अंदर सबसे पहले देखना है प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। सामान्य प्रश्न बनते हैं प्रभावित करने वाले कारक में से। प्रश्न मेन जो बनते हैं वो बुद्धि लब्धि में से बनते हैं। बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण जो है वो अति महत्वपूर्ण है आईक्यू में से, ठीक है ना, आईक्यू में से। और इसके भी विभिन्न सिद्धांत पूछे जाते हैं, प्रवर्तक जरूर याद कर लेना, ये पूछे जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो है गिलफोर्ड का महत्वपूर्ण परीक्षण है बुद्धि परीक्षण का वर्गीकरण, ये अच्छे से याद करना है, ठीक है। गिलफोर्ड वाले में से तो बहुत पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है गिलफोर्ड वाला, ठीक है। इसके अलावा भी ये सारे परीक्षण जो है वो पूछे जाते हैं, बुद्धि की बुद्धि लब्धि स्केल वगैरह जो है इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो मेन जो है कारक तो ठीक है, कारक में से तो आए तो आ भी जाए, लेकिन ये बुद्धि लब्धि और इसके बाद में इनका जो वर्गीकरण है, इनके जो सिद्धांत है, इनमें से प्रश्न सबसे ज्यादा बनते हैं बुद्धि के अंदर, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं साथियों व्यक्तिगत विभिन्नता की। व्यक्तिगत विभिन्नता के अंदर मुख्यतः यदि देखा जाए तो पिछड़े, मानसिक पिछड़े और प्रतिभाशाली आदि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं आते हैं। यहां से एक आध सवाल, एक दो देखने को मिल जाते हैं, ज्यादा सवाल इसमें से भी कम आते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता में से भी, ठीक है ना। तो यहां से इतने नहीं आते हैं, लेकिन थोड़े सी जो है इनके विकार वगैरह उनसे संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। इसके संबंधित भी मैंने वीडियो बना रखा है, वो देख लेना। समायोजन, समायोजन में साथियों परिभाषा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक आध आ सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मनोरचनाएं, ठीक है। इन मनोरचनाओं पे तो पूरा एक वीडियो बहुत तबीयत से बनाया हुआ है, मनोरचनाएं। और उसमें भी क्या देखना है, अधिक से अधिक उदाहरण, और उस वीडियो में अधिक से अधिक उदाहरण ही बताए गए हैं आपको सारे, और वहीं से प्रश्न बनता है मनोरचनाओं के अंदर, ठीक है ना। ये सारी उदात्तीकरण वगैरह ये सब इसके अंदर आ जाएगी। तो ये सबसे ज्यादा कुसमायोजन में अर्थ वगैरह तो इतना पूछते नहीं है, लेकिन भग्नाशा कुंठा वगैरह इनमें से कई प्रश्न बना देते हैं। तो यहाँ पे जो है कुसमायोजन में नकारात्मक भाव सामने दिखता है, तो आप समझ जाते हो कि ये कुसमायोजन से संबंधित प्रश्न है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं साथियों आरटीई 2009। इसमें आजकल वर्तमान में जो है, पहले तो देखो इसमें से सवाल आते थे कम, सबसे पहले सवाल बनते हैं इसको लागू करने से संबंधित, ठीक है। तो यानी कि बेस क्लियर हो गया। इसके जो है आपको मतलब क्या कहते हैं वो अनुच्छेद वगैरह वो याद कर लेने हैं, सब लागू करने से संबंधित सन वगैरह, ठीक है। इसके बाद में बात आती है साथियों धाराएं, जो आपको बड़ा कंफ्यूज करती है। कुछ नहीं करना है, काम एक करना,
RTE 2009 गौरव ज्ञान धारा लिखकर सर्च कर देना। ऐसे क्लास यदि नहीं मिले तो डाली हुई है, 2 क्लास है RTE की, बहुत तबियत से याद करवाया गया, सिर्फ पढ़ाया नहीं है कि याद कैसे रखना है। 2 बार भी यदि वीडियो देख लोगे तो आपको धाराएं सारी याद होगी, पूरी धाराएं, सभी भाग धाराएं सारी बता रखी है, ठीक है। यदि सीधी सीधी याद हो जाती है तो सीधी कर दो, सबसे बेस्ट है, प्रश्न बनते हैं। यदि सीधी याद नहीं होती है तो वो आप देखकर व्यवस्थित तौर पे कर सकते हो याद, ठीक है। एनसीएफ 2005 के अंदर साथियों महत्वपूर्ण है, ये वैसे पूरा ही महत्वपूर्ण है, ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन इसमें भी यशपाल समिति वगैरह वो आपको थोड़ी सी पूछ ली जाती है। चलिए बात करते हैं इस यूनिट की, क्रियात्मक अनुसंधान, मापन, मूल्यांकन और उपलब्धि परीक्षण। ये साथियों ऐसी यूनिट है जिसको आपको देखो, यदि भाषा की शिक्षण विधियां पढ़ रहे हो तो भी इस यूनिट को पढ़नी है, यदि आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो भी आपको इस यूनिट को पढ़नी है, यदि आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो भी आपको इस यूनिट को पढ़नी है। और सभी के अंदर लगभग समान सवाल देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसमें सवाल अलग नहीं होते हैं, इसमें लगभग सभी में समान सवाल देखने को मिलते हैं। तो ये यूनिट तो ऐसा है कि सभी यूनिट का निचोड़ है, एक बार तैयार करनी है और सभी के अंदर सवाल देखने को मिलेंगे, तो ये कितनी फायदेमंद हो सकती है ये आप खुद अंदाजा लगाइए। तो ये वैसे क्या है, समझ में कम आती है, ये भी बताऊं, समझ में कम आती है। अब हम पढ़ा रहे हैं, हमारे समझ में भले ही आ जाए उससे मतलब नहीं है, स्टूडेंट को कितनी समझ में आई है उससे मतलब है। ये समझ में कम आती है तो इसके लिए क्या आपको अधिक से अधिक अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करोगे तब आप पाओगे कि मेरे ये सवाल गलत हो रहा है, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा था जबकि इसका उत्तर ऐसे निकल रहा है। फिर वापस उस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपके फिर वो क्लियर होने लगेगी। तो यहाँ पे आपको अभ्यास की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो देखो इसमें समझ पे आधारित प्रश्न आते हैं, तो इसमें अभ्यास प्रश्न आप ज्यादा से ज्यादा देखें और इसे जब भी अटेंड करते हो तो सकारात्मकता रखते हुए अटेंड करें। यदि आपको प्रश्न का उत्तर नहीं भी आ रहा है तो उसमें भी आपके यदि सकारात्मकता रहेगी तो आपके प्रश्न के उत्तर सही होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो ये है साथियों थोड़ा सा आपको ध्यान में जो रखनी है चीजें। इसके अलावा साथियों बात करें कि अब आप लोग जो गलतियां करते हो, गलतियां ये है कि एक गलती तो सबसे ज्यादा विद्यार्थियों की जो मुझे लगती है वो ये कि उन्हें सिलेबस का भान नहीं होता है, सिलेबस देखते ही नहीं है अच्छी तरीके से। अब जैसे कल महासागरीय परिसंचरण बताया रैपिड तरीके से, तब जाकर कुछ को तो पता चला कि सर महासागरीय परिसंचरण पढ़ना है क्या। अरे भाई फिर यदि मैं कटु सत्य ये बताऊं कि अभी बहुत सारे पापड़ बेलने जिनको यही नहीं पता कि हमें पढ़ना क्या है, तो ये मान के चले आप कि अभी आपको लंबा संघर्ष करना है। देखो कड़वा है कि अभी करना पड़ेगा, सही बात है, क्यों आपको सिलेबस पता नहीं है। आप जब सिलेबस का ही पूछना पड़ रहा है, बीएड करके आए हो, एसटीसी करके आए हो, छात्राध्यापक छात्राध्यापिका तो वैसे ही कहलाए हो, यानी कि आधे अध्यापक तो आप हो, और फिर भी आपको आवश्यकता पड़ती है कि कहीं कोई बताए कि भैया इस सिलेबस में ये है। इसके अलावा हमने सिलेबस एनालिसिस के पूरे वीडियो दे रखे हैं, सिलेबस पूरे टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, इसके अलावा और कई विद्वान साथी यूट्यूब पे देते हैं। फिर आप लोग में से ही कोई बेचारा यदि कोई यूट्यूब पे आपकी हेल्प भी कर रहा है, अपनी तो बात छोड़ो, अपने को तो यहाँ से तो आपको सब फ्री पढ़ने को मिलता है, तो आप मुझे तो कुछ कह नहीं पाते हो, लेकिन मान लीजिए कोई अदर चैनल वाले बेचारे कहीं बना के बता भी देते हैं कि ये पढ़ना है वो, फिर आप लोग उसे यूट्यूबर का तमगा देकर सम्मानित करते हो, और फिर आपको जरूरत भी आपको ही पड़ती है तभी वो वीडियो बनाते हैं और आप लोग देखते हो, ठीक है ना। फिर गलती किसकी है? यदि आप सिलेबस को सही ढंग से पढ़ना सीख जाओ तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो सबसे पहले तो अपने आप को तैयार करो, अपने आप को उसके योग्य बनाओ। ये कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, ये मतलब निर्माता की पोस्ट है, एक भाग्य निर्माता, मतलब ये कह दो आप कि देश के भाग्य निर्माता की पोस्ट है। जब आप उस पद के लायक बनोगे ना तभी वो पद आपको मिलेगा। जब आप उसके लायक बने ही नहीं हो, अभी तक आपके अंदर वो क्षमता है ही नहीं, आपके अंदर वो काबिलियत है ही नहीं, आपके अंदर वो समर्पण है ही नहीं, तब तक आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते हो। कड़वा है लेकिन सत्य है। दूसरी बात कि अपने आप को कमजोर समझना बंद करो, आत्मनिर्भर बनो। कब तक दूसरों पे निर्भर रहोगे? ये यदि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये सिर्फ लकड़ियां काट कर सिर्फ जुगाड़ में बैठा है, कोई मेरी मदद करने आएगा, कोई नहीं आने वाला। आपको आपकी मदद खुद करनी है। यदि आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, निःशुल्क पढ़ा रहा हूं, चाहे कैसे भी पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरे पढ़ाने से क्या होगा? पढ़ना तो आपको खुद है, आपकी हेल्प आपको खुद करनी है, तो एक संतुष्टि होगी और सिलेक्शन होगा। यदि आप भरोसे रहोगे कि नहीं हमें तो पूरा का पूरा बना हुआ मिलना चाहिए, तो वो नहीं हो सकता।
कितना भी, चाहे कोई भी कोचिंग कर लो, चाहे किसी भी सर से पढ़ लो, मैं यही मानता हूं कि उनका योगदान आपकी सफलता में 5% रहेगा या रहता है। 95% एफर्ट, 95% योगदान सिर्फ और सिर्फ आपका है, और आपकी मदद आपसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। न यह गौरव सिंह कर सकता है, न फलान सिंह कर सके, न ढिकन सिंह कर सके, कोई नहीं कर सकता। सिर्फ आपकी मदद आप कर सकते हो। तो अपने आप को कमजोर मत समझो, अपने आप को काबिल बनाओ, नहीं तो फिर पड़ोसी हंसेंगे। सीधी सी बात है, मजा उनको पक्का आने वाला है। और ऐसे विद्यार्थी यदि जब कमेंट करते हैं ना, तब मेरे दिमाग में ये आता है कि इसके पड़ोसी तो राजी होने पक्के हैं। ठीक है, फिर बाद में देखो, बाद में कुछ भी नहीं होगा। समय जब निकल गया तो निकल गया है, पास में तब तक है तो फायदा उठा लो। निकलने के बाद तो फिर, सांप निकलने के बाद तो लाठी पीटने से मतलब नहीं। फिर देखो दोस्त, फिर अपना वो, फिर क्या चलेगा मैं बताता हूं, मैं इस दौर से गुजरा हूं। फिर अपना चलेगा, किसी किताब को दोष देना है, किसी शिक्षक को दोष देना है, किसी कोचिंग संस्थान को दोष देना है, कभी परिस्थितियों को दोष देना है, कभी आसपास वालों को दोष देना है, ये सब चलेगा। और इसके अलावा रास्ता भी कुछ भी नहीं है। इसी को समायोजन कहा जाता है। इसके अलावा रास्ता कुछ नहीं बचेगा। असफलता असफलता ही रहती है और सफलता सफलता ही रहती है, चाहे पॉइंटों में पास करो, चाहे पॉइंटों में फेल हो। तो आपको क्या करना है, आपको कैसे तैयार होना है, आपको कैसे समय को मैनेज करना है, ये सारी चीजें जो है आपको अपने हिसाब से हैंडल करनी है। आपकी पढ़ने की रणनीति मैंने बताई है, लेकिन आप इसमें चेंज करें। मैं तो कहता हूं ना हमेशा ही कि मेरी बताई हुई हूबहू फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लो थोड़ा सा, लेकिन पढ़ लो। इधर उधर टाइम वेस्ट करने, फेसबुक माते कई जना फालतू पोस्टा गालबो करे, मतलब कुछ है ही नहीं। इसीलिए कंपटीशन बहुत कम है। फॉर्म भले ही ज्यादा जो आते हैं, कंपटीशन बहुत कम है, ये बात मान के चलना। क्यों? भीड़ भले ही ज्यादा हो, भेड़ चाल भले ही ज्यादा हो, लेकिन कंपटीशन बहुत कम है। और जो समर्पित है वो तो 100% सिलेक्शन लेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसे रोक सके सिलेक्शन लेने से, क्योंकि वो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है, और लक्ष्य भी उसे प्रेम करता है जो उसके प्रति समर्पित है। ध्यान रखना इस बात को। देखो, जब दुनिया आपको कमजोर समझे तो आपका जीतना बहुत जरूरी हो जाता है, और समझेगी कमजोर। यदि किसी को आप अपनी कमजोरी बताते हो, कमजोर समझेगी क्या? हंसेगी दुनिया। जब हम असफल होंगे ना, जिम में जाओ कभी खाना में भी, ठीक है ना, बिन ध्यान है अगला ने कि इन सिलेक्शन वो कौन है, ठीक है, ये सिलेक्शन वो पहला खास कर ओए पूछी तेरे कितना नंबर आया रे, सिलेक्शन वो नहीं, वो मेहनत तो थे गणी करी, पर कहीं करो थे आधी रोटी जीवन बचाओ। ठीक है, तो इससे अच्छा है ऐसा मौका किसी को दे क्यों? ठीक है ना। और जाओ बढ़िया, कहीं जिम में भी जाओगे तो कहना चाहिए कि देखो इसने मेहनत की, इसका सिलेक्शन हुआ। तब तो भी 2 रोटी ज्यादा खा के आओ, नहीं तो फिर आधी रोटी खा के रवाना होना। कुल मिला के कहना यही है कि सही तरीके से पढ़ो, व्यवस्थित पढ़ो। इधर उधर फालतू ज्यादा मतलब है ना, आप अपना समय व्यर्थ करके और ऐसे ही सर ये वो सर भी बता के कितना बता देंगे। सारी चीजें तो टेलीग्राम पे वीडियो में बता दी जाती है, फिर भी आप पूछते रहते हो ये वो। सिलेबस तक तो पूछ देते हो कि ये आएगा कि नहीं आएगा। भाई साइट पे सिलेबस अवेलेबल है, सब कुछ बता रखा है, उसके बाद भी पूछना पड़ता है। तो यानी कि अभी तो पापड़ बहुत बेलने बाकी है साथियों, कटु है, सत्य है, समझ जाओ। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले क्लास में। कल आपको रीड का जो है हिस्ट्री शुरू करवा देंगे रैपिड तरीके से, और मोस्ट इंपोर्टेंट सारे के सारे कवर करते हुए चलेंगे। बाकी अभ्यास सीरीज आपके चल रही है, जिसको भी ज्वाइन करनी है कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।